कंपोजिशन लेवी के बारे में हम देखते हैं कि उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्या है। अगर एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट जो होगी वो एक्सीड कर जाएगी तो हम कंपोजिशन लेवी नहीं ले सकते। यानी कि अगर कंपोजिशन लेवी में एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट अप टू 1.5 करोड़ है तो हम जीएसटी में कंपोजिशन लेवी जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर बात आती है कि कुछ ऐसे स्टेट है जिन्हें अपन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोलते हैं। अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में ऐसे कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, तो ये बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जितने भी हैं एक्सेप्ट कर रखा है इन्होंने ये नाम कि भाई जो नाम है, जैसे इन्होंने बोल रखा है आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो मेरी बात सुनना, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में बहुत सारे नाम आते हैं, काफ़ी सारे नाम आते हैं, क्योंकि अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के बारे में बात की जाए तो हम कुछ इस तरीके से अपने इंडिया के मैप को देखेंगे। सुनो, इंडिया के मैप में जाएंगे, उस इंडियन मैप में कुछ ऐसे नाम देखेंगे। अब जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कैसे आते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ ऐसा समझते हैं कि मेरे को अब इतना अच्छा इंडिया का आता नहीं, ऐसा कुछ थे। अब इसमें कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो स्पेशल कैटेगरी में डाल रखी हैं। अब वो कौन से हैं, देखो ऊपर से जाओगे तो जम्मू एंड कश्मीर आपको JNK दिख जाएगा जो स्पेशल कैटेगरी में। इधर जाओगे ना तो आपको क्या मिलेगा, ये मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, ये जो है ना इलाके, उत्तराखंड, ये वाले जो ये क्या ना पहाड़ी इलाके हैं सारे इधर वाली साइड, तो ये सारे स्पेशल कैटेगरी में रखे हुए हैं। तो मेरी बात सुनना, क्या क्या बोला मैंने बोला अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड। तो ये कुछ नाम है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे 8 नाम जो है ये स्पेशल कैटेगरी में। और मैं बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम और हिमाचल प्रदेश, ये भी जो है वो कहाँ आते हैं, स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। तो चूंकि ये 3 नाम अलग कर दीजिए, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आसाम, क्योंकि इनका जो कंपोजिट है वो हमने 1.5 लाख करोड़ रुपए कर रखा है। लेकिन जो बचे हुए ये नाम है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणि, नागा, मेघा, सिक्किम और उत्तराखंड, ये सारे नाम जो है वो क्या करेंगे, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आएंगे। और अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आएंगे तो जो इनका हमने लिमिट जो लगा रखा है वो सिर्फ 75 लाख रुपये है। तो ये जो नाम है इनका लिमिट सिर्फ 75 लाख है। 75 लाख रुपए का इनका लिमिट है जो हमको याद रखने का है। और बाकी तो हमको पता है 1.5 करोड़ का एग्रीगेट है। और यहाँ पर ये स्टेट के लिए 75 लाख, उससे ज़्यादा होने पर आपको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ता है, आप कंपोजिशन नहीं ले सकते। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं, है ना। बट ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, जब क्वेश्चन में प्रैक्टिकली हम सॉल्व करेंगे तो हमको एग्रीगेट टर्नओवर निकालना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है या कम है। क्योंकि कम है तो कंपोजिशन में ले सकता है, लेकिन ज़्यादा है तो फिर कंपोजिशन नहीं ले सकता है। तो अब यहाँ पर ये कहता है कि जितनी भी टैक्सेबल सप्लाईज हैं, जितनी भी ऑल टैक्सेबल
ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, जितनी भी टैक्सेबल सप्लाईज है वो सारी की सारी। अब अपन ऐड कर देते हैं क्या, जो एग्जिम्ड सप्लाई है वो, अब मेरी बात सुनना, टैक्सेबल एज वेल एज एग्जिम्ड सप्लाईज है ना, दोनों ही आती है, टैक्सेबल एज वेल एज एग्जिम्ड सप्लाई दोनों ही आती है। और इसमें पता है क्या ये कहते हैं कि ये एग्जिम्ड इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है, जो नॉन टैक्सेबल है ना, इंक्लूडिंग जो नॉन टैक्सेबल एग्जिम्ड सप्लाई इंक्लूडिंग नॉन टैक्सेबल। देखो रीज़न ये है कि नॉन टैक्सेबल लिख देने से होता क्या, जैसे अगर आपका बिजनेस है और आप बिजनेस में जो है पेट्रोल डीजल की भी सप्लाई करते हो, क्योंकि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे से बाहर है तो जीएसटी तो उस पर लगना नहीं है। लेकिन एक सिंपल सी चीज़ तो हमें ये भी समझ में आती है कि भले ही वो जीएसटी में नहीं आता, लेकिन चूंकि जब हम हमारा एग्रीगेट टर्नओवर लेते हैं तो हम उसे भी काउंट करेंगे जो जीएसटी में नहीं आता है, यानी कि हम उसे कहते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, है ना। लेकिन ये कहता है ये नहीं लेंगे या फिर ये हम एक्सक्लूड करेंगे। क्या एक्सक्लूड करेंगे सर, एक्सक्लूड लिखो, माइनस मत लिखो, ज़रूरी नहीं है कि एक्सक्लूड करेंगे आरसीएम। अगर हमारा ऐसा कोई टर्नओवर है, अगर हमारा कोई ऐसा टर्नओवर है जिस पे आरसीएम पे टैक्स लगता है, जैसे हमारा एक बिजनेस जीटीए का है और हमने जीटीए में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, क्योंकि आरसीएम में जो भी हमसे सर्विसेज लेता है वो 5% जो है रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करता है। तो इन द पर्टिकुलर केस हम बोलेंगे कि जो आरसीएम की सप्लाई होती है, जो आरसीएम की सप्लाईज होती है, हम उसे जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। दैट इज़ माय ओपिनियन कि आप इसे जो है वो नहीं रखेंगे। अब उसके बाद मेरी बात सुनना, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं हमारे एग्रीगेट टर्नओवर की। एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करता है। मैं क्या बोली कि जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करता। अब ये कौन से टैक्सेस होंगे, तो ये टैक्सेस होंगे जो जीएसटी इटसेल्फ लेता है। जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ कस्टम ड्यूटी, दैट इज़ ओके कि आपका ऑल टैक्सेबल सप्लाईज में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ सीजीएसटी या फिर मैं आपको कहूँ एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी या कुछ भी ऐसे सेस कहूँ जीएसटी के, वो सब कुछ जो होते हैं वो नहीं आते हैं टू द कंप्यूटेड ऑल ऑन ऑल इंडिया पेन बेसिस। यानी कि सर ये हम स्टेट वाइज नहीं देखते हैं, ये एग्रीगेटली हम देखते हैं पेन वाइज। तो अगर आपके पूरे बिजनेस, जितना भी आप बिजनेस करते हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो एग्जिम्ट हो, चाहे वो जीएसटी में आता ही नहीं हो, आरसीएम वाले को हम मत लेना, क्योंकि आरसीएम वाले में जो रिसिपेंट होता है उसकी लायबिलिटी आ जाती है। जीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, जीएसटी के टर्म्स है, उनके टैक्सेस को छोड़कर जो भी आता है, अगर एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर कंपोजिशन नहीं ले सकते। तो ये मैंने आपको बता दिया एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन। अभी बोलता है कि जस्ट वो एग्जांपल, अगर आप कंपोजिशन लेना चाहते हो तो आप कब से लोगे, तो ये बोलता है कि फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर of a person for determining his eligibility pay tax under this section, the expression aggregate turnover shall include the value of supplies of such person the first day of April of the financial year up to the date when he become liable for the registration। अब मेरी बात सुनो, ये जो हम टर्नओवर काउंट करते हैं वो कब से काउंट करते हैं? क्या ऐसा है क्या पिछले साल का टर्नओवर एग्जीट कर गया तो इस साल रजिस्ट्रेशन लेना? नहीं सर, सिंपल सा फंडा होता है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमें पता है अप्रैल टू मार्च होता है, उस अप्रैल से काउंट करना शुरू कर दो। जैसे मान लो अप्रैल में मैंने जो सेल करी है वो कितने की करी है, 20 लाख की सेल करी है। फिर मई में आई, मैंने वापस से 20 लाख की सेल करी, जून में आई 20 लाख, जुलाई में आई 20 लाख, इस तरीके से किया। तो ऐसे ऐसे करके जिस साल में आकर मेरा कंपोजिशन लेवी ब्रेक हो जाता है, जैसे मान लो मेरा 1.5 करोड़ का टर्नओवर जो है वो एग्जिट हो गया, तो फिर मुझे वहाँ से निकलना पड़ेगा। उसी तरीके से मान लो जैसे ही मैंने अप्रैल महीने में 20 लाख की सेल करी और जैसे ही मई के महीने में आई और मेरी 20 लाख की और सेल हुई, तो मुझे पता लगा कि जैसे ही एक दिन एक्स्ट्रा सेल हुई, 20 लाख से ज़्यादा हुई, मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो द वे कि फिर आप रजिस्ट्रेशन में कौन सा स्कीम लेते हो, क्योंकि कंपोजिशन में कंप्लाइंस कम है और रेगुलर स्कीम में थोड़ी कंप्लाइंस ज़्यादा है, इसलिए अभी कंपोजिशन के बारे में और बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये बोलता है कि टैक्स रेट, तो बोलता है कि जब आप कंपोजिशन स्कीम लेते हो ना, तो आपको जो है वो टैक्स वसूलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला किससे वसूलने की ज़रूरत नहीं है, बोले कंज्यूमर से। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कंपोजिशन स्कीम लेते हो तो आपको
कंज्यूमर से टैक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ही नॉमिनल रेट से खुद टैक्स पे कर देते हो, पर बहुत ही नॉमिनल है। इनका कहना है कि ये बहुत ही नॉमिनल रेट है जिससे तुम खुद क्या कर सकते हो, टैक्स पे कर सकते हो। मैंने बोला वो रेट मुझे बता दो, मैंने बोला वो रेट मुझे बता दो, तो इन्होंने बोला है कि सुनो, अगर वो मैन्युफैक्चरर है, अगर वो रेस्टोरेंट का है, या फिर वो ट्रेडर है, ठीक है, मैंने क्या बोला, या तो वो मैन्युफैक्चरर है या फिर वो ट्रेडर है। तो मैन्युफैक्चरर है, रेस्टोरेंट वाला है या फिर ट्रेडर है। मैन्युफैक्चरर में भी ध्यान रखना आज की तारीख में क्या क्या नहीं आता। तो इन्होंने बोला है आइसक्रीम वाला बिजनेस, पान मसाला वाला, टोबाको वाला और कोल्ड ड्रिंक वाला। ठीक है, ये बिजनेसेस जो होते हैं वो नहीं आएंगे, यानी कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर इन बिजनेसेस में है तो फिर वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है, तो फिर वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है। लेकिन कुछ पिछले साल कुछ अमेंडमेंट आए थे, ब्रिक्स करके कुछ चीज़ों को इन्होंने ऐड किया था, तो एक बार क्यों ना वो ब्रिक्स भी देख लिया जाए। सो आई हैव अ मॉड्यूल, अभी मैं उसमें ब्रिक्स देख लेती हूँ क्योंकि मैंने उसमें अमेंड किया था, बट देख लेते हैं। कंपोजिशन लेवी, कौन से चैप्टर में मिलेगा? आई थिंक वो मॉड्यूल नंबर 1 में मिलेगा, सेकंड में नहीं मिलता तो। बट हाँ, कुछ तो है ये जो मैं आपको बताऊँगी। बट हाँ, चलिए अभी आगे निकलते हैं। तो एक तो ये हो गया कि मैन्युफैक्चरर में भी आप आइसक्रीम, पान मसाला, टोबाको और कोल्ड ड्रिंक के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए। तो अब मैन्युफैक्चरर के लिए रेट क्या बोली? इन्होंने बोला है कि रेट जो है वो मैन्युफैक्चरर के लिए है 1% ऑफ एंटायर टर्नओवर। सर, ये 1% ऑफ एंटायर टर्नओवर का मतलब क्या होता है? 1% ऑफ एंटायर टर्नओवर का मतलब होता है टैक्सेबल एज वेल एज एग्जिम्ट। टैक्सेबल प्लस एग्जिम्ट सबको ले लो, सब माने सब, टैक्सेबल भी एग्जिम्ट भी 1% ऑफ एंटायर टर्नओवर इन द केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरर। अगर मैं आपको बोलूँ रेस्टोरेंट के मामले में क्या होगा, तो ये बोलता है रेस्टोरेंट के मामले में होता है 5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट या फिर यूटी, स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो 5% ऑफ एंटायर टर्नओवर वेदर टैक्सेबल और एग्जिम्ट। तो ये बोलता है 5% टर्नओवर इन स्टेट और यूटी यूनियन टेरिटरी, यानी कि जो भी आपका टैक्सेबल एज वेल एज एग्जिम्ट होता है उस पर ये लगता है। यानी कि ऐसे समझो, अगर आपका राजस्थान में कोई बिजनेस है तो राजस्थान का जितना भी बिजनेस है उस टोटल बिजनेस में, चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे वो एग्जिम्ट हो, उसका 1%। अगर वो रेस्टोरेंट है तो 5%, और अगर वो ट्रेडर है तो फिर बोला 0.5%, 0.5% यानी टोटल बोले तो 1%। अब आप बोलोगे मैम ये तो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में डिफरेंस क्या है? ये बोलता है 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। ये बोलता है सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज का। ये चीज़ जो है वो मैंने कि भाई ये टैक्सेबल सप्लाईज का ही क्या करेंगे हम लोग जो है वो जो है लेंगे। तो यहाँ पर चीज़ ध्यान रखना, है 1%, है 1%, कोई दिक्कत नहीं, 1% ही है। लेकिन वहाँ पर ये कहता है कि मैन्युफैक्चरर के केस में चाहे वो एग्जिम्ट हो चाहे वो टैक्सेबल हो सबका, लेकिन ट्रेडर के मामले में उसने सिर्फ टैक्सेबल का बोला। तो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए अपने को बोल सकते हैं, लेकिन हमको क्लियरिटी होनी चाहिए रेट को लेकर, बाकी सब ईजी है। रेस्टोरेंट के मामले में 5%। अब मैं आपको पहले एक बढ़िया चीज़ बताऊँ, ये कंपोजिशन स्कीम सिर्फ गुड्स वालों के लिए आया। ये कंपोजिशन स्कीम सिर्फ गुड्स वालों के लिए आया कि जो बंदा गुड्स के बिजनेस में है, जो भी बंदा
गुड्स के बिजनेस पे है वो कंपोजिशन लेवी ले सकता है। फिर आपने बोला कि ये तो रेस्टोरेंट जो है वो तो सर्विस है, और अगर रेस्टोरेंट सर्विस है तो क्योंकि ये गुड्स के लिए आया, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया, उन्होंने ये चीज़ स्पेशल दी कि ये जो है वो रेस्टोरेंट भी हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिशन लेवी में आने देंगे, यानी कि इसका रेस्टोरेंट बिजनेस है तो भी वो कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है। ठीक है, अभी कहता है कि अगर कोई नया पर्सन जीएसटी में रजिस्टर होता है तो कब से उसे माना जाएगा कि वो जो है वो इफ़ेक्टिव डेट उसकी कंपोजिशन लेवी की क्या होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है सर, इफ़ेक्टिव डेट होगा रजिस्ट्रेशन का डेट। सर रजिस्ट्रेशन का जो डेट होता है, जिस दिन उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, दैट इज़ अ डेट जब हम उसका इफेक्टिव डेट मानेंगे। रजिस्ट्रेशन का वो डेट जब हम उसका इफेक्टिव डेट मानेंगे। और रजिस्टर पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी, और अगर कोई रजिस्टर पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और वो कंपोजिशन लेवी लेता है तो हम जो है वो बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर से मानेंगे। हम मानेंगे बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से हम इसे मानेंगे। पक्की बात है ना? हाँ जी सर। तो सुन लो क्या बोलने का मुझे। दो बातें मैंने आपको बताई। अगर मैं ये आपसे कहूँ कि मैं तो न्यूली रजिस्टर्ड हूँ, मेरा तो नया रजिस्ट्रेशन हुआ, जब से रजिस्ट्रेशन हुआ, जब से तुम लायबल बना तब से, लेकिन मैं नॉर्मल स्कीम में थी पहले, अब मैं कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करती हूँ। मान लो अगस्त में मेरे को लगा कि नहीं यार ये जो कंपोजिशन स्कीम है वो बढ़िया है, नॉर्मल स्कीम में बहुत जतंग के है ततंग। ठीक है, तो अब मैंने अगर अगस्त में सोचा तो क्या अगस्त में ही मैं जो है वो स्विच कर सकती हूँ? नहीं सर, आप 1 अप्रैल से स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से ही आप स्विच कर सकते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएगा जब आपका एक क्लाइंट आपको आकर बोले कि सर हमें तो अभी अभी कंपोजिशन के बारे में पता चला, अब तो हमें वो दिला दीजिए। हम बोलेंगे भाई साहब वो अप्रैल से ले लेना। लेकिन अब आती है कौन एलिजिबल नहीं है ना? कंपोजिशन स्कीम या कंपोजिशन लेवी लेने के लिए कौन एलिजिबल नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पर्सन सर्विसेज में इंगेज्ड है खाली रेस्टोरेंट को छोड़कर, तो वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता, क्योंकि जब पहली बार कंपोजिशन स्कीम आया था तो वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए ही आया था। ठीक है, तो अ पर्सन हु इज इंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट रेस्टोरेंट एंड आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज। However, if the eligible person, if supplier of goods or restaurant and outdoor catering services who has opted for composition scheme may supply services other than restaurant and outdoor catering services of value not exceeding 5 lakh rupee or 10% of turnover in a state or union territory in the preceding financial year, whichever is higher. क्या बोला? क्योंकि ये गुड्स के लिए आया, अब हंगामा हो गया कि इसका मतलब तो ये हो गया, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर एक ऑटो पार्ट्स की शॉप ले लेते। ठीक है, तो ऑटो पार्ट्स वाला क्या करता है? ऑटो पार्ट्स भी सेल करता है। ऑटो पार्ट्स वाला क्या करता है? ऑटो पार्ट्स भी सेल करता है, साथ के साथ वो सर्विसेज भी देता है। तो अब इसे क्या माने, गुड्स माने या सर्विस माने? पर ये तो कॉम्बिनेशन है, ये तो कंपोजिट है, ये तो दोनों ही है, क्योंकि हम सिर्फ बेचकर जो है वो ये काम नहीं कर सकते, सर्विस देना पड़ता है। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का काम है टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर सारी चीज़ें बेचना। लेकिन सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान जो है इसका ये भी तो काम होगा कि ये सर्विस दे, ये इंस्टॉल करके भी दे, जैसे आपने जेठालाल में देखा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप को अच्छे से देखा है कि उनकी सर्विस कैसी होती है, वो गुड्स कैसे बेचते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सर्विस दे रहा है, ये कंपोजिट से बाहर हो जाएगा क्या? बस यही चीज़ को इन्होंने बोला कि सर्विस दे सकते हो। कितने तक की? ये बोलता है 5 लाख रुपी और 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। ठीक है, इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी कि सर आप सर्विस दे रहे हो, लेकिन वो सर्विस पिछले साल अगर हम देखा जाए तो 5 लाख को 10% ऑफ आपके टर्नओवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो हायर है
हम वो अलाउ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज़ ऑल ओके कि अगर आप लोग जो है वो गुड्स के बिजनेस में है और सर्विस आपकी इतनी सी है, MCQ में पूछ लेते हैं कि कैलकुलेट करो ये सर्विस कितनी है, तो 5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो भी ज़्यादा होगी उतना वो दे सकता है, उससे उसका कंपोजिशन स्कीम जो है हम नहीं छीनेंगे, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि जब भी आप ये कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि आप सर्विसेज की कैलकुलेशन कर रहे हो, किसकी, सर्विसेज की, तो ये कहता है कि फर्दर वाइल कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ सर्विसेज सप्लाइड ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये बोलता है फर्दर वाइल कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ सर्विसेज सप्लाइड ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर इंटरेस्ट और डिस्काउंट अर्न ऑन लोन एडवांस और डिपॉजिट विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट्स फॉर पर्पज ऑफ द कंप्यूटिंग लिमिट 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द। तो इन्होंने दो बातें बोली। अगर आप वैल्यू ऑफ सर्विस को कंप्यूट कर रहे हो, ठीक है ना, मैंने बोला 10% ऑफ टर्नओवर स्टेट और यूटी और 5 लाख, तो जब भी आप वैल्यू ऑफ सर्विस निकाल रहे हो, जैसे आपने कितनी सर्विस दी, तो वैल्यू ऑफ सर्विस जो है डज नॉट काउंट, किसको काउंट नहीं करेगी, नॉट काउंट, किसको काउंट नहीं करेगी, तो इनका कहना है कि ये काउंट नहीं करती है इंटरेस्ट और डिस्काउंट अर्न, जो हमने अर्न किया है ऑन लोन्स एडवांसेस और डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे कि वैल्यू ऑफ सर्विस जो होता है वो काउंट नहीं करता है, ना इंटरेस्ट को काउंट करता है, ना डिस्काउंट को काउंट करता है, अर्न नॉट काउंट इंटरेस्ट और डिस्काउंट अर्न ऑन लोन्स एडवांस और डिपॉजिट्स। तो ध्यान रखना कि जो आपका वैल्यू ऑफ सर्विस होता है वो काउंट नहीं करता है, ना तो इंटरेस्ट को ना डिस्काउंट को जो आपने अर्न किया है लोन एडवांस और डिपॉजिट से। जैसे मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, इसमें की जितनी भी सर्विसेज है, तो जो इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ वो भी एक सर्विस हो गई, वो जो है वो काउंट नहीं करेंगे। और यहाँ पर टर्नओवर ऑफ स्टेट निकालते टाइम भी इनका कहना है कि ये जो इंटरेस्ट रिसीव होता है तुम्हें कंप्यूट करोगे ना तुम टर्नओवर, तो ये कहता है कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट अर्न लोन एडवांस और डिपॉजिट शेल नॉट टेकन इनटू अकाउंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। तो यहाँ पर भी जो आपका इंटरेस्ट और डिस्काउंट है ना, इंटरेस्ट और डिस्काउंट ये जो होता है ये हम काउंट नहीं करेंगे, दैट इज़ क्लियर, वेरी मच क्लियर। पक्की बात है सर? हाँ जी सर। अब ये तो हुआ हमारा एक वे और हमारा एक व्यू। चूँकि अब हम एक दूसरे व्यू की तरफ चलेंगे कि जो सर्विसेज वाले हैं वो तो इसे ले नहीं सकते। अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाई करता है वो भी इसे नहीं ले सकता, ठीक है। अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाई करता है तो भी इसे नहीं ले सकता है, पर मैंने आउटवर्ड बोला है, इनवर्ड नहीं बोला है। जैसे आपका ये शॉप है, अगर आप अपने शॉप से परचेज़ करते हैं माल, जैसे मान लीजिए मेरी शॉप राजस्थान में है और मैं MP से कोई माल परचेज़ करती हूँ, इट इज़ अ वेरी मच ओके। लेकिन मेरी शॉप राजस्थान में है और मैं जो है वो MP में वापस सेल करती हूँ, तो यहाँ पर चूँकि इंटर स्टेट हो जाएगा, मुझे कंपल्सरीली क्या मतलब मैं कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकती इन केस ऑफ इंटर स्टेट। ये भी बात समझ में आती है। अब चूँकि अगर कोई पर्सन सप्लाइंग कर रहा है गुड्स और सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि सर अगर कोई ECO के थ्रू सर्विस दे रहा है, तो जो ECO के थ्रू सर्विस दे रहा है वो भी जो होगा वो एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है ना, वो भी एलिजिबल नहीं होगा। और ECO